नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर ये लॉ होते क्या हैं और कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि रासायनिक संयोग के नियम आखिर होते क्या हैं। तो वो होते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती हैं उन नियमों को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हो जाएगा द लॉ दैट फॉलो द केमिकल रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड आर कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं रहती हैं मतलब केमिकल रिएक्शंस जो रहती हैं वो कंप्लीट होने के लिए या संपन्न होने के लिए जिन नियमों का या जिन लॉज का को फॉलो करती हैं, ठीक है, या पालन करती हैं, तो उन नियमों को हम क्या बोलते हैं बेटा? रासायनिक संयोग का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे देखते हैं तो इसमें रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं जो निम्नलिखित हैं। रासायनिक संयोग के कितने नियम है बेटा? 5 नियम हैं जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, मतलब नीचे मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से हैं और इंग्लिश में हो जाएगा देयर आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच आर द एज फॉलोज। ठीक है, अब इसमें पहला नियम आता है आपका, पहला लॉ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये होगा आपका पहला नियम। अब दूसरे नियम की बात यदि हम करते हैं तो दूसरा आता है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद तीसरा नियम आता है बेटा गुणित अनुपात का नियम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तीसरे नियम के बाद हम बात करते हैं चौथे नियम की। तो चौथा नियम है आपका गैर-लुशैक का नियम। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम ही होगा गैर-लुशैक्स लॉ। ठीक है, उसके बाद पांचवें नियम की यदि हम बात करते हैं तो अवोगाद्रो का नियम होता है, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ अवोगाद्रो। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बेटा शुरू करते हैं पहला लॉ। ठीक है, कि आखिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है। ये बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये क्लास होने वाली है। चलो, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम क्या होता है, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला जाता है। तो देखो, आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं इसमें। सबसे पहली चीज तो ये नियम किसने दिया था, ठीक है, और ये नियम कब दिया था। ये दो चीजें तो आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है। ये पांचों के पांचों रूल जो है मतलब लॉ हैं या पांचों के पांचों जो नियम है, उसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आखिर यह नियम दिया किसने था और कब दिया था। ठीक है, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो किसने दिया था और कब दिया था, ये ध्यान रखना है। चल, तो जो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी बोला जाता है, तो यह नियम सन 1789 में लेवोजियर, ठीक है, नामक रसायनज्ञ ने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया। ठीक है, ये नियम जो है किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। कब दिया था? 1789 में दिया था, और इन्होंने प्रयोग के आधार पर इसको सिद्ध किया था। तो इस नियम के अनुसार जो है, देखो ये नियम क्या कहता है, द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के कुल द्रव्यमानों के बराबर होगा। ठीक है, यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा कि देखो, द्रव्य जो है ना तो उसको हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे क्या बोला गया है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद, ठीक है, मान लो कोई भी अभिक्रिया हो रही है, उससे जो उत्पाद हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमानों के बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में बाद में देखते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2H2O। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पाद। मान तो ये उत्पाद जैसे मान लो हमारा क्या हुआ, 36 हुआ। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा, मतलब एक ये पदार्थ भाग ले रहा है, एक ये पदार्थ भाग ले रहा है, इन दोनों का जो उत्पाद है वो 36 है।
ठीक है, सॉरी, इनका जो द्रव्यमान है वो 36 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इसमें अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं जितने भी पदार्थ, उनका कुल द्रव्यमान जो है इसके बराबर होगा, मतलब ये भी 36 ही होगा। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। दिस लॉ वाज प्रूव्ड इन 1789 by a chemist named Lavoisier on the basis of experiments. According to this law, matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Then the total mass of the product obtained from a reaction is equal to the total masses of the substances participating in the reaction. ठीक है, तो इसका मतलब भी वही है कि मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इसे हम केवल क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में देखें तो ये हो जाएगा कि इसका जो टोटल मास है, देखो प्रोडक्ट का टोटल मास जो है वो रिएक्शन में टोटल जितने भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके मासेस के इक्वल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड लॉ की। ठीक है, तो सेकंड लॉ क्या है बेटा आपका, स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ क्या हो जाएगा ये, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, रासायनिक संयोग के जो नियम है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है, उसमें सेकंड रूल आता है आपका, सेकंड लॉ आता है स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम, जिसको लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ और डेफिनेट प्रोपोर्शन बोला जाता है। ठीक है, चलो तो इसको देखते हैं। अब इसको भी आप ध्यान से पढ़ना। देखो, जोसेफ लुई प्राउस्ट, क्या है, जोसेफ लुई प्राउस्ट कब दिया था ये, 1799 ने यह देखा कि प्रत्येक यौगिक का संगठन सदैव निश्चित रहता है, चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। ये स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम जो है बेटा किसने दिया था, जोसेफ लुई प्राउस्ट ने दिया था। कब दिया था, 1799 को दिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक यौगिक का संगठन सदैव निश्चित रहता है, चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया, जो इस प्रकार है। तो अब उसकी मेन डेफिनेशन यहां से शुरू होती है। ठीक है, यहां से देखो क्या है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, जो भी रासायनिक यौगिक हैं उसके जो अवयवी तत्व हैं, ठीक है, वो भार के अनुसार जो है सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वो यौगिक आप किसी भी विधि से क्या कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। तो उदाहरण यहाँ पे जल निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त हो सकता है। अब वो यौगिक क्या लिया है इन्होंने, जल लिया है। ठीक है, तो जल जो है हमें किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकता है बेटा, जैसे जल हमें नदी से भी प्राप्त हो सकता है, कुआं से भी प्राप्त हो सकता है, समुद्र से भी प्राप्त हो सकता है, और वर्षा से भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो आदि प्राकृतिक स्रोत से जो है जल हमें प्राप्त हो सकता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो दूसरा जो है प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करके। तो जल जो है हम प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है तीसरा। तो तीसरा उदाहरण जो है अन्य रासायनिक विधि से। तो जल हम अन्य रासायनिक विधि से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इंग्लिश में बात करें बेटा, तो इंग्लिश में हो जाएगा जोसेफ लुईस प्राउस्ट 1799 observed that the composition of every compound remains constant no matter what source it is obtained from. Keeping this fact in mind, he formulated the law of constant proportion, which is as follows. ठीक है, जो ऊपर मैंने हिंदी में समझा सेम वही है ये। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ये, इन एवरी केमिकल कंपाउंड इट्स constituent elements are always found in a definite proportion by weight, no matter by which method the compound has been obtained. ठीक है, तो एग्जांपल के लिए यदि हम देखें तो एग्जांपल हो जाएगा वाटर कैन बी obtained from the following sources. वाटर को हम किसी भी, या फिर यहाँ पे जो
सोर्स दिए जा रहे हैं उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक रिवर, वेल, सी, रेन, ईटीसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है नेचुरल सोर्सेज के द्वारा भी पानी या वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे रिवर हुआ, वेल हुआ, सी हुआ, रेन हुआ, ईटीसी। ठीक है, उसका सेकंड बात करते हैं हम, बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द लेबोरेटरी। ठीक है, उसका थर्ड एग्जांपल हो जाएगा आपका बाय अदर केमिकल मेथड्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। रासायनिक संयोग के नियम या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपका थर्ड लॉ आता है बेटा, गुणित अनुपात या सरल अनुपात का नियम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल और सिंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल और सिंपल प्रोपोर्शन। तो इस लॉ के बारे में हम समझते हैं। तो देखो, इस नियम को 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ये नियम कब दिया गया था, 1803 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस नियम को जो है 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, परस्पर एक सरल अर्थात पूर्णांक अनुपात रखती हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं बेटा, दो चार बार जब आप पढ़ोगे ना तो वैसे ही आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो संयोग इस नियम के अनुसार हो जाएगा आपका, जब दो तत्व आपस में संयोग करके। ठीक है, मान लीजिए कोई दो तत्व हैं, ठीक है, तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, संयोग करके दो या दो से अधिक क्या बनाते हैं बेटा, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं। तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो हैं, ठीक है, एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा मतलब अलग अलग मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, तो परस्पर एक सरल अर्थात पूर्णांक अनुपात रखती हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन ऑक्सीजन से दो प्रकार से संयोग करता है। ठीक है, कार्बन जो है ऑक्सीजन से दो प्रकार से संयोग कर रहा है, जैसे यहाँ पे C+1/2O2, तो ये क्या हो जाएगा, CO। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद C+O2, तो ये क्या हो जाएगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर इसका मैं अनुपात बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से सरल अनुपात जो है रखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो दिस लॉ वाज प्रोपाउंडेड बाय जॉन डाल्टन इन 1803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements combine with each other to form two or more compounds, then the different quantities of an element which combine with a fixed mass of the other element have a simple integer ratio with each other. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन combines with oxygen in two ways। पहला हो जाएगा C+12O2 इज इक्वल टू हो जाएगा CO, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है, और C+O2 हो जाएगा CO2, इसको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका जो है, देखो ये जो यहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन और 32 ग्राम कार्बन की निश्चित मात्रा जो है यहाँ पे 12 ग्राम से संयुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कार्बन की निश्चित मात्रा संयुक्त हुए भारों में जो है, देखो 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16:32। ठीक है, क्या होगा 16:32। यदि हम इसको इस टाइप से लिखें 16:32, तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये आएगा अपना 1:2। कितना आएगा, 1:2। अब आगे हम बात करते हैं रासायनिक संयोग के नियम में चौथे नियम की। ठीक है,
मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फोर्थ लॉ आता है आपका गैल-लुसेक का गैसीय संयोजन का नियम। ठीक है, गैल-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन, जिसमें आपका देखो यह नियम सन 1808 में गैल-लुसेक ने प्रतिपादित किया। कब दिया गया ये नियम? 1808 में दिया गया। ठीक है, कब दिया गया? 1808 में। और किसने दिया था? गैल-लुसेक ने दिया था। इसका नाम ही आप देख सकते हैं, गैल-लुसेक का गैसीय संयोजन का नियम इसका नाम है। तो ये नियम जो है किसने दिया था? ये दिया था गैल-लुसेक ने ही दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1808 में दिया था। ठीक है, तो यह नियम सन 1808 में गैल-लुसेक ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। ठीक है, क्या याद रखना है आपको कि जब गैसें जो हैं आपस में संयोग करती हैं, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, और यदि उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस हो तो उनका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। ठीक है, जबकि सभी आयतन एक ही दाब पर नापे जाएं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई दो गैसें वो आपस में क्या कर रही हैं? संयोग कर रही हैं, या फिर कोई गैसें हैं जब आपस में संयोग कर रही हैं तो उनके जो आयतन हैं उनमें सरल अनुपात होता है। ठीक है, और यदि उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस हो, ठीक है, उन जो गैसें आपस में संयोग कर रही हो उनसे जो पदार्थ बन के निकल रहा है वह भी यदि गैस हो, ठीक है, तो उनका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। मतलब जो गैसें संयोग कर रही थी और उनसे संयोग करके गैस ही बन रही है, तो जो गैस बन रही है उसका आयतन और जो गैसें संयोग कर रही थी उसका आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा? सरल अनुपात में होगा। जबकि सभी आयतन एक ही ताप पर और एक ही दाब पर नापे जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि हाइड्रोजन का एक आयतन क्लोरीन के एक आयतन से संयोग करके दो आयतन हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, जैसे H2 प्लस Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे H2 का क्या हो जाएगा? H2 का एक अणु हो जाएगा। ठीक है, H2 का एक अणु प्लस क्लोरीन का एक अणु। ठीक है, यहाँ पे H2 का एक अणु प्लस Cl2 का एक अणु इज इक्वल टू क्या मानेगा? 2HCl, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं HCl। ठीक है, और HCl। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा HCl और HCl मतलब 2HCl। तो एक अणु और एक अणु क्या हो जाएंगे बेटा? दो अणु मिलके एक अणु दो अणु हो जाएंगे। ठीक है, और यदि इसका एक आयतन हो और इसका भी एक आयतन हो तो इनके क्या होंगे? दो आयतन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? दो आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। तो इंग्लिश में ये हो जाएगा बेटा, दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय गैल-लुसेक इन 1808। ठीक है, अकॉर्डिंग टू this law, when gases combine with each other, their volumes are in a simple ratio, and if the substance formed by their combination is also a gas, then their volumes will also be in a simple ratio to the volumes of the reacting gases, while all the volumes are at the same temperature and pressure। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल वही आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2HCl को इस टाइप से लिख सकते हैं 1HCl प्लस 1HCl। ठीक है, चलो बेटा, अब रासायनिक संयोग के जो नियम है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है, उसमें लास्ट और फिफ्थ लॉ जो है, सबसे आखिरी नियम जो है वो है आपका अवोगाद्रो का नियम, एवोगाड्रोज लॉ जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो चलो उसको और देख लेते हैं। उसमें आपका देखो क्या है कि सन 1811 में अवोगाद्रो ने यह नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार, तो कब किया था? सन 1811 में। ठीक, कब किया था? सन 1811 में। किसने किया था? अवोगाद्रो ने किया था। ठीक है,
तो जिसके अनुसार देखें हम तो ये क्या हो जाएगा, समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला था इन्होंने कि जब समान ताप होता है और समान दाब होता है तो उस पर गैसों के जो समान आयतन हैं उनमें अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण के लिए क्या बोला था इन्होंने कि समान ताप व समान दाब पर 2 लीटर के पात्रों में उपस्थित H2, He, CO2 व SO2 गैसों के अणुओं की संख्या समान होगी। ठीक है, वास्तव में जो है अवोगाद्रो ने ही अणुओं की संकल्पना प्रस्तुत की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में हो जाएगा इन 1811, ठीक है 1811 में अवोगाद्रो ने जो है फॉर्मुलेटेड द लॉ अकॉर्डिंग टू, ठीक है, at the same temperature and pressure equal volumes of gases should have equal number of atoms. For example, the number of molecules of H2, He, CO2 and SO2 gases present in 2-liter vessels at the same temperature and same pressure are the same. ठीक है,